चलो आज अपन देखने वाले फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इज अ component of contact force which acts along the contact surface। जो contact force है उसके दो कंपोनेंट होते, एक जो सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। सपोज ये ब्लॉक इधर मूव कर रहा है तो वो कंपोनेंट जो सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता है उसको नॉर्मल बोलेंगे, और जो कंपोनेंट सरफेस के अलोंग एक्ट करता है वो कहलाएगा फ्रिक्शन। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा नॉर्मल और फ्रिक्शन का, इसको बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। तो ये मान लीजिए कि ये आ रहा है सपोज इस डायरेक्शन में आर, तो आर क्या है? कांटेक्ट फोर्स है। आर क्या है? कांटेक्ट फोर्स। एन क्या है? नॉर्मल। एफ इज कॉल्ड फ्रिक्शन। अब इसमें जो कांटेक्ट फोर्स ने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया, इस एंगल को बोलते एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो लैम्डा, इसको अपन ने डिनोट किया, इसको ये है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट लिखना चाहूँ नॉर्मल और फ्रिक्शन का, तो ये दोनों फोर्स कैसे एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है तो इनका रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे? अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब देखिए, अगर कोई पर्टिकुलर केस में ऐसा दिया हो कि सरफेस स्मूथ है या फ्रिक्शन जीरो है, जैसे अभी मैं रुका हुआ हूँ तो भले यहाँ सरफेस स्मूथ नहीं है लेकिन यहाँ फ्रिक्शन जीरो हुआ, क्योंकि मोशन की भी, रिलेटिव मोशन की कोई भी टेंडेंसी नहीं है और ना ही रिलेटिव मोशन हो रही है। तो ज़रूरी नहीं कि सरफेस रफ हो तो फ्रिक्शन हो ही, तो उस फ्रिक्शन के लिए ज़रूरी क्या हो? या तो रिलेटिव मोशन हो रही हो या रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी हो। तो इफ एफ इक्वल टू जीरो देन आर इक्वल टू एन। अभी आपने कई बुक्स में देखा होगा कि जो कांटेक्ट फोर्स है उसको एन से डिनोट कर देते हैं या एन को ही आर से डिनोट कर देते हैं। उसका कारण ये है कि वहाँ पर जो काइनेटिक जब वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स क्या है? जीरो। ये तभी कर सकते हैं जब वहाँ पर क्या हो? फ्रिक्शन जीरो हो। अगर फ्रिक्शन जीरो नहीं है तो फिर एन को आप आर से डिनोट नहीं कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट जो है कि फ्रिक्शन के क्या रीजन होते हैं या रीजन्स हो सकते हैं, तो रीजन्स ऑफ फ्रिक्शन, तो इसके दो रीजन दिए जाते हैं। फर्स्ट रीजन कि जैसे कोई जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में आती हैं तो ये आपको भले प्लेन सरफेस नजर आ रही है पर ये कैसे हैं? इनको अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो इन कैसे है? एक्सटेंडेड जो पार्ट्स एक्सटेंडेड है बेसिकली, तो एक्सटेंडेड पार्ट्स एक दूसरे में क्या हो जाते हैं? इंटरलॉकिंग हो जाती है। तो इंटरलॉकिंग होने की वजह से क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इंटरलॉकिंग ऑफ एक्सटेंडेड पार्ट्स ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनटू द एक्सटेंडेड पार्ट्स ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट, इसके कारण होता है। सेकंड जो है, सेकंड रीजन दिया जाता कि जो दो सरफेस कांटेक्ट में आई हैं, जो ये दो सरफेस क्या आई हैं? कांटेक्ट में आई हैं,
इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, सरफेसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में बॉन्डिंग हो जाती है, उसके कारण फ्रिक्शन उसके कारण फ्रिक्शन फोर्स होता है। तो सेकेंड रीजन क्या है? बॉन्डिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। तीसरा इसमें, हाँ 2 रीजन ही हैं। इसके बाद एक इसमें जो ध्यान रखने वाला पॉइंट है वो ये है, जो अक्सर कंफ्यूज करता, फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन दी कॉन्टैक्ट एरिया। ये थोड़ा सा बच्चे को कंफ्यूज करता है। देखिए कैसे समझते हैं। फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन दी कॉन्टैक्ट एरिया। जैसे अगर मैं बात करूं, ये ब्लॉक है, ये इस डायरेक्शन में भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा। अब इस ब्लॉक को अगर मैं, सेम ब्लॉक है, ध्यान ये रखना, सेम ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने ऐसे रखा और किसी वेलोसिटी v से ही सपोज मूव कर रहा है। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि ये 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड है, अलग है तो कुछ अलग वैल्यू भी ले सकते, पर ऑब्जेक्ट क्या है? सेम। इसका वेट W है, इसका भी वेट W ही होगा, सेम ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए इंटरलॉकिंग कितने पार्ट्स में है, यहाँ से यहाँ तक इंटरलॉकिंग है, पर इंटरलॉकिंग का मैग्नीट्यूड कम है, बिकॉज यहाँ पर प्रेसिंग फोर्स कम है। जैसे अगर मैं कहूँ आपको इस बक्स के नीचे आप हाथ रखिए तो आपको कम पेन होगा। इसको अगर आप खड़ा रख के फिर आप इसके नीचे अपना अगर हाथ रखें तो आपको क्या होगा? दर्द ज़्यादा होगा। कारण यहाँ पर प्रेसिंग फोर्स कम है, यहाँ पर प्रेसिंग फोर्स ज़्यादा है। रीजन, यहाँ से यहाँ तक आप कह सकते हैं कि जो W है वो इतने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है, और यहाँ पर W इतने ही आप कह सकते हैं एक कम एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है, तो यहाँ पर प्रेसिंग फोर्स ज़्यादा है। तो इस केस में इंटरलॉकिंग का मैग्नीट्यूड कम होगा पर इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगी। इस केस में इंटरलॉकिंग का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा बिकॉज प्रेसिंग फोर्स ज़्यादा है, पर इंटरलॉकिंग का जो एरिया है वो क्या होगा? कम होगा। तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे? कंपनसेट कर देंगे। तो जो महत्वपूर्ण बात इसमें याद रखनी है, फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्टैक्ट एरिया, और ये फॉर सेम ऑब्जेक्ट, ये नहीं भूलना है। तो यही ऑब्जेक्ट है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी हमें वर्ड यूज करूँ फ्रिक्शन, तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 2 सॉलिड सरफेस के लिए, बराबर। जब भी फ्लूइड्स में लिक्विड और गैसेस में जब भी फ्रिक्शन की बात होगी तो उसको अलग नाम से नॉर्मली विस्कस फोर्स के नाम से बोलते हैं। यहाँ जब भी जो भी यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? सॉलिड्स के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट कि इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन, सेकेंड वन स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड थर्ड वन रोलिंग फ्रिक्शन। एंड थर्ड वन इज रोलिंग फ्रिक्शन। अब यहाँ पर अपन जो चर्चा करेंगे इस चैप्टर में चर्चा की जाती है, 2 ही फ्रिक्शन के बारे में चर्चा करेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो क्या होता है, वो कब पिक्चर में आता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन तब पिक्चर में आता है जब 2 सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन, जब 2 कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो रही हो, तो उस समय कौन पिक्चर में आता है? काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन कब होता है? जब 2 कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी हो पर रिलेटिव मोशन नहीं हो रही हो, तो उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन। अब अपन काइनेटिक फ्रिक्शन भी फोकस करते हैं, इसको देखते हैं। तो इसमें चाहे तो नोट कर लें, काइनेटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन 2 कॉन्टैक्ट surfaces. Kinetic friction exists between 2 contact surfaces only if there is relative motion between the 2 contact surfaces
it opposes the relative motion and tries to stop it इस बात को एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो नेक्स्ट में आप बोल सकते हैं कि अपन सीख रहे हैं डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इस पे कुछ एग्जाम्पल समझते हैं कि इसकी डायरेक्शन कैसे डिसाइड होती है। एक ब्लॉक है बच्चा, इधर की तरफ जा रहा है, सपोज v स्पीड से, मुझे यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन डिसाइड करनी है। तो देखिए ये जो सरफेस है, दोनों का कांटेक्ट सरफेस, यहाँ फ्रिक्शन एक्ट करेगा, और इस ब्लॉक पे अगर मैं फ्रिक्शन की डायरेक्शन बनाऊंगा तो जो यहाँ फ्रिक्शन है वो क्या चाहता है कि वेलोसिटी क्या हो जाए, दोनों सरफेसेस का सेम हो जाए, तभी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, 0। तो ये वेलोसिटी, इस वाले ब्लॉक की वेलोसिटी इधर है, तो इस ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन होगा वो कहाँ एक्ट करेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में करेगा, करेक्ट, लेफ्ट डायरेक्शन में करेगा। क्यों करेगा, देखो थोड़ा काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्ट ही आपको हमेशा याद रखने चाहिए। वेलोसिटी ऑलवेज ट्राइज टू अचीव द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। तो आप कहेंगे सर ये तो फोर्स है, यहाँ एक्सीलरेशन की कहाँ से बात हो गई। देखिए अपन जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। अब मास तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होती है वही किसकी होती है, फोर्स की होती है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर फ्रिक्शन फोर्स इधर है तो इधर ही क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, बरोबर है क्या। और तो कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्स है नहीं। तो वेलोसिटी ऑलवेज ट्राइज टू अचीव द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अब इस बात को मैं ऐसा भी बोल सकते, चूँकि एनएलएम अपन पढ़ चुके कि वेलोसिटी ऑलवेज ट्राइज टू अचीव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस बात को बोले तो भी इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, तो इसको ये कम करना चाहता और डायरेक्शन भी चेंज करना चाहता, तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा, इधर। और एक और हमेशा याद रखें कि whenever the direction of velocity and force is opposite, then speed will decrease. Whenever the direction of force and velocity is same, then speed will increase. तो यहाँ पर क्या करना है, इसको कम करना है, क्योंकि इसको 0 तक ले जाना है, इसकी स्पीड अभी भी है, इसको 0 तक ले जाना है। तो कहाँ फ्रिक्शन को एक्ट होना चाहिए, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और लगे तो कुछ एग्जाम्पल और अपन इसको देखते हैं समझने के लिए, कि जैसे एक ब्लॉक है, रफ सरफेस है, इधर इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स भी एक्ट कर रहा है। जैसे मान लीजिए सपोज 5 न्यूटन, ये ऑब्जेक्ट 10 kg का था, समझ लो, बराबर। अब बोले कि इस पे क्या बताइए, फ्रिक्शन की डायरेक्शन बताइए। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन किससे डिसाइड होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन से। तो वेलोसिटी किधर है इसकी, इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा, इधर एक्ट करेगा, बराबर। अच्छा अगर इस सरफेस पे बात करेंगे तो इस सरफेस पे जो फ्रिक्शन है वो किधर होगा, अच्छा ये जो सरफेस है इस पे फ्रिक्शन इधर एक्ट कर, इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, क्योंकि ये दोनों कैसे एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करेंगे, बराबर। यहाँ पर एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म होगा, ठीक। तो कभी भी फोर्स की डायरेक्शन से कंफ्यूज नहीं होना है। फ्रिक्शन की डायरेक्शन किससे डिसाइड होगी, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है उससे डिसाइड होगी। और लगे तो एक दो एग्जाम्पल और अपन देखते हैं, उससे और बेहतर तरीके से समझ आएगा। चलिए देखते हैं कि
ये मान लीजिए इस ब्लॉक की स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है, बी ब्लॉक की स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है, और जो सी वाला ब्लॉक है उसकी स्पीड इधर है 2 मीटर पर सेकेंड, और ये जो ब्लॉक है इसकी स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन है ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन ईच कॉन्टैक्ट सरफेस एट इंस्टेंट शोन। ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन ईच कॉन्टैक्ट सरफेस एट इंस्टेंट शोन। देखिए क्या करेंगे, यहीं से शुरुआत करते डी वाले ब्लॉक से। ये रहा डी वाला ब्लॉक, यहाँ पे जो फ्रिक्शन है इस सरफेस पे, तो क्या देखेगा, वो बोलेगा कि डी इधर जा रहा है और सी इधर, तो बोलेगा डी की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो मुझे इधर करनी होगी ताकि दोनों में क्या हो जाए, रिलेटिव मोशन 0 हो जाए। तो बराबर, तो पहले बेसिकली अब डी इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट होना चाहिए, इस डायरेक्शन में, तो इसको F1 बोल देते हैं। जो सी वाली सरफेस, ये जो सरफेस है सी और डी को कनेक्ट कर रही थी वो, तो इस पर इतना ही फ्रिक्शन किस पर, सी पर किधर एक्ट हो जाएगा, सेम अमाउंट का होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करेगा, तो यही फोर्स फ्रिक्शन F1 इधर एक्ट होगा। अब आती है दूसरी वाली जो सरफेस है, कौन सी, ये वाली, तो ये जो सरफेस है बी और सी को जो कनेक्ट कर रही, इस पे देखते हैं अपन। अब वो क्या देखेगी, जो ये यहाँ पे फ्रिक्शन है, ये वाला फ्रिक्शन, ये देखेगा ये अच्छा, ये बोलेगा बी की स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड राइट वर्ड है, पर सी की स्पीड लेफ्ट वर्ड है, तो इसकी स्पीड को कहाँ करना चाहेगा, राइट वर्ड, तो किधर एक्ट हो जाएगा, इधर हो जाएगा। इस वाले फ्रिक्शन को F2 बोल देते हैं। इस अब जो बी पे अपन डायरेक्शन बनाएंगे वो देखते हैं, बराबर, तो F2 इस पर इधर लगा, तो बी पर F2 किधर होना चाहिए, इससे अपोजिट डायरेक्शन में। एक्शन रिएक्शन पेयर अपन जानते हैं, दो एक्शन रिएक्शन पेयर जो होते हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है और दोनों का नेचर भी सेम होता है। ठीक, तो ये हो गया इस वाली सरफेस के लिए बी की। अब और नीचे वाली सरफेस पे देखते, और अलग कलर से अपन बना रहे ताकि आपको समझ आए। देखिए, अच्छा ये हो गया ये वाली सरफेस। इसके लिए अब देखेगा यहाँ पे जो फ्रिक्शन है ये, वो बोलेगा कि ए 4 मीटर पर सेकेंड से राइट बढ़ जा रहा है, बी भी राइट बढ़ जा रहा है, पर बी की स्पीड कम है, तो बी की स्पीड उसको बोलेगा कि मुझे बढ़ानी पड़ेगी, तो बढ़ाने के लिए इधर एक्ट हो जाएगा। तो ए पर आप डायरेक्टली आप किधर लिख सकते हैं, F3 जो है वो उससे अपोजिट डायरेक्शन में इधर हो गया। नेक्स्ट ये वाली लास्ट जो सरफेस है ग्राउंड और ए के बीच में, उस पर देख लेते हैं। ये अब इसकी स्पीड ग्राउंड की 0, तो ए की स्पीड यहाँ का फ्रिक्शन कम कराने के लिए कहाँ एक्ट होना होगा उसको, इस डायरेक्शन में। और जो ग्राउंड है जो ए ब्लॉक के संपर्क में है उस पर यही कहाँ हो जाएगा F4, इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा। ठीक, तो इस डायग्राम से आपको आई थिंक मुझे लगता बच्चों की जो फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे डिसाइड करनी है वो क्लियर हो जाता है।
अब नेक्स्ट आता मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, मैग्नीट्यूड क्या होगा काइनेटिक फ्रिक्शन का, तो ये लिखा जाता एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। अब एफ के क्या है काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के क्या है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और एन क्या है कॉन्टैक्ट, एन क्या है नॉर्मल फोर्स एट द कॉन्टैक्ट सरफेस। करेक्ट। चलो अब इसको देखते हैं कि कैसे हम प्रॉब्लम में यूज करेंगे इस फार्मूले को। जैसे क्वेश्चन लेते हैं और उससे समझते हैं। कि एक ब्लॉक है, इसका मास है सपोज 1 किलोग्राम, ये रफ सरफेस पे मूव कर रहा है, इस इंस्टेंट में इसकी वेलोसिटी है 10, अच्छा जो भी यहाँ वेलोसिटीज में लिख रहा हूँ इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, तो 10 मीटर पर सेकेंड है। इस सरफेस के लिए जो म्यू के दिया है वो 0.5 है। क्वेश्चन है फाइंड टाइम आफ्टर विच ब्लॉक विल स्टॉप, ऑल्सो फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक एट दैट टाइम। चलो ठीक, तो इसको देखते कैसे डील कर सकते। तो इसका पहले तो मैंने एफबीडी बना लेते। तो देखिए एफबीडी बनाया, ये रहा 1 kg मास का ब्लॉक, तो mg जो है फोर्स वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, दैट इज 10 न्यूटन, और जो नॉर्मल फोर्स है वो वर्टिकली अपवर्ड एक्ट करेगा। इस सरफेस ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही होगी, और तो कोई वर्टिकल डायरेक्शन फोर्स है नहीं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स होगा, तो वेलोसिटी राइटवर्ड है, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर एक्ट करेगा एफ के। अब देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, सो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स क्या होंगे बैलेंस होंगे, या वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम होंगे। तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या, अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है एन, डाउनवर्ड में कितना है 10, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 न्यूटन। तो यहाँ से एफ के अपन लिख पाएंगे कितना म्यू के इंटू एन, तो म्यू के 0.5 है और 10, तो ये आपका कितना हो जाएगा 5 न्यूटन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स है, तो क्या लिख सकते हैं, न्यूटन साहब ने क्या कहा था कि समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल ही होगा। तो आप कह सकते हैं कि मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू 5, तो यहाँ मास 1 दिया, तो a इक्वल टू 5/1, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए वही बात कि ये जो ब्लॉक है ये जा कहाँ रहा है राइटवर्ड डायरेक्शन में, पर इसमें फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन भी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो हमें ध्यान से लगानी होगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू, क्योंकि कैसी है वेक्टर इक्वेशन है, v इक्वल टू u प्लस AT। अब अपन क्या है इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते अलॉन्ग राइट वर्ड को, तो v कितना, v है 10, अभी जब रुक जाएगा तो 0, सॉरी u कितना है 10, एक्सेलरेशन कितना -5, क्यों माइनस, क्योंकि किस डायरेक्शन में है लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में है, अलग तो इनटू t, तो यहाँ से t कितना आ जाएगा आप देखेंगे, तो यहाँ से t निकलता हुआ आएगा आपको कितना 2 सेकेंड। अब डिस्टेंस निकालने के लिए आप थर्ड इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, सेकंड भी कर सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं सेकंड इक्वेशन ही यूज कर लेते, s इक्वल टू
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u कितना है 10 है, t 2 है, हाफ a माइनस 5 इंटू 2 स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, ये इसको कैंसिल आउट करेगा -10, 20 माइनस 10 दैट इज 10 मीटर। तो ये ब्लॉक 10 मीटर चल के आगे रुक जाएगा। तो ये सेकेंड आंसर करेक्ट। चलो और देखते लगे तो इस पर एक प्रॉब्लम देखिए कैसे। क्वेश्चन एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास है 10 किलोग्राम और जो इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है इस समय वो है 20 मीटर पर सेकेंड। जो म्यू के है वो 0.5 है। इस पे एक फोर्स भी एक्ट हो रहा है 50 न्यूटन का। ये जो एंगल दिया है इसका वो 37 डिग्री दिया है। क्वेश्चन है फाइंड टाइम आफ्टर विच ब्लॉक विल स्टॉप। तो टाइम पता करना है जब ये ब्लॉक रुक जाएगा। अब यहाँ पे शुरुआत बी से आपको करनी है FBD से। तो देखिए 10 kg का ब्लॉक है तो mg वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा कितना 100 न्यूटन। नॉर्मल लगेगा वर्टिकली अपवर्ड, और फ्रिक्शन ये इधर राइट वर्ड जा रहा है तो फ्रिक्शन भी एक्ट करेगा कहाँ लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में। और कोई है यस ये 50 न्यूटन है, पर इसको आपको कंपोनेंट इसके निकालने पड़ेंगे क्योंकि ना तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना ही वर्टिकल डायरेक्शन में कम्प्लीटली। ये एंगल दिया 37, ये 50, तो इधर कंपोनेंट हो जाएगा 50 साइन 37 डिग्री, साइन 37 3/5। तो ये हो जाएगा यहाँ का कंपोनेंट 30 और ये हो जाएगा 50 cos 37, तो ये हो जाएगा 40 cos 37 4/5। तो इधर जो फोर्स लगेगा इधर 40 न्यूटन और जो इसका इधर कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा 30 न्यूटन। अब सारे फोर्स आप इसमें देख सकते हैं कैसे हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। अब यहाँ पे होगा क्या कि ये 40 न्यूटन और जो फ्रिक्शन फोर्स है ये मिलके क्या कराएंगे रिटार्डेशन कराएंगे। तो देखते तो क्या लिखेंगे इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई भी एक्सेलरेशन है नहीं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में होगा ये ब्लॉक। तो अपवर्ड डायरेक्शन में कौन से फोर्स लग रहे हैं 30 लग रहा और नॉर्मल लग रहा है। तो 30 प्लस n इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वो कौन सा है mg है दैट इज 100 न्यूटन। तो n यहाँ से कितना आएगा 70 न्यूटन। अब जब आपने ये निकाल लिया बराबर नॉर्मल, अब आप फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। ठीक, तो अब मैंने ऐसे लिखते इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन से फोर्स है, एक तो 40 है और दूसरा फ्रिक्शन है जिसको मैंने एफ के बोला यहाँ पर, इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास 10 kg है और एक्सीलरेशन का कोई वाई कंपोनेंट तो है नहीं या वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है, तो 40 एफ के जो आएगा वो म्यू के इंटू नॉर्मल इक्वल टू 10 ए
तो ये कितना हो जाएगा देखिए 40 प्लस म्यू के 0.5, नॉर्मल आया 70, तो हो गया ये आपका, ये हो गया कितना 35, ये जो है ये 35 हुआ, 35 प्लस ये हुआ 35 प्लस 40 दैट इज 75, तो ये आ गया 7.5 मीटर स्क्वायर, किस डायरेक्शन में, इन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। ठीक, अब मुझे उसने बोला है क्या कि वो टाइम बताना है जिस समय ये ब्लॉक रुक जाएगा। तो देखिए क्या आएगा, यहाँ लिख देता हूँ v इक्वल टू यू प्लस ए टाइम्स टी। तो v0 u कितना है, u 20 मीटर पर सेकेंड, और इसी डायरेक्शन को अपन ने पॉजिटिव मान लिया, राइट वर्ड। ए कितना -7.5, -7.5, तो 0 इक्वल टू 20 प्लस -7.5 इंटू टी, तो टी यहाँ से आएगा 20/7.5 या 200/75, तो इसको 25 से कैंसिल आउट कर देंगे, ये 8/3 सेकेंड, ये हो जाएगा टाइम। तो इतने टाइम के बाद ब्लॉक रुक जाएगा। और पिछले क्वेश्चन के जैसे इसमें भी अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने डिस्टेंस चल के ये रुकेगा। चलो देखिए, तो और कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपन इस पे, तो और क्लैरिटी आए। एक ब्लॉक है जो कि इंक्लाइंड सरफेस पर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मास है 10 किलोग्राम। क्वेश्चन लिखें, अच्छा, ब्लॉक इज मूविंग down the incline, block is moving down the incline with constant velocity v, find first part friction, second part कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अब देखिए इसका बीडी बना लेते हैं। ये रहा ब्लॉक 10 kg, तो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इधर की तरफ नॉर्मल, और फ्रिक्शन चूँकि ये नीचे की तरफ आ रहा है तो इधर इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, तो mg हो गया, और नॉर्मल और फ्रिक्शन तीन ही होगा। अब यहाँ पर mg के आप कंपोनेंट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, mg cos थीटा आता, और यहाँ क्या था mg sin थीटा। सारी वैल्यू आप प्लग इन करेंगे तो यहाँ पर m जैसे 10 है, g 10 है, sin 30, थीटा 37, तो ये sin 37 की वैल्यू 3/5, तो ये कितना हो जाएगा आपका 60, और इधर वाला जो है ये आ जाएगा सारी वैल्यू रखने पर 80 न्यूटन, ये 60 न्यूटन और ये 80 न्यूटन। अब देयर इज नो एक्सीलरेशन, there is no acceleration in perpendicular direction of inclined plane, तो फोर्स क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो n कितना हो जाएगा यहाँ से बच्चा, सीधा
n इक्वल टू 80। ये ब्लॉक ऐसे तो मूव नहीं कर रहा ना, ऐसे ऐसे आ रहा है ना इंक्लाइंड प्लेन, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, तो n इक्वल टू 80 न्यूटन। तो यहाँ से जो फ्रिक्शन जो आप n इक्वल टू 80 न्यूटन बराबर। अब क्वेश्चन में जो दिया गया है, क्वेश्चन में जो बोला गया है कि कैसे मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि v अगर कांस्टेंट है, इट मीन्स a 0। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 है। इसका मतलब है कि जितना फ्रिक्शन फोर्स होगा उतना ही mg sin थीटा के इक्वल होगा, बराबर। f किसके इक्वल होगा, mg sin थीटा के। तो जो f है वो क्या हो जाएगा, mg sin थीटा, दैट इज इक्वल टू 60 न्यूटन। ठीक, तो it means acceleration 0, so f इक्वल टू mg sin थीटा, दैट इज इक्वल टू 60 न्यूटन। सेकेंड पार्ट में क्या उसने पूछा, सेकेंड पार्ट में पूछा कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब देखिए f के इक्वल टू म्यू के टाइम्स n। तो f के यहाँ पर f अपन निकाल ही चुके हैं, इतना 60 न्यूटन। म्यू के हमें मालूम करना है, नॉर्मल कितना है 80 न्यूटन है। तो ये आ गई वैल्यू म्यू के की 60/80, दैट इज 3/4। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना चाहिए, कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाता और बच्चा क्या करता, इस बात से परेशान रहता कि ये काइनेटिक फ्रिक्शन है पर इसमें म्यू के नहीं दिया है, और उसने एक वर्ड बोला है क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड, तो उससे ये कैलकुलेट हो जाएगा। चलो ठीक, अब एक आध क्वेश्चन और इस पर हम देखते हैं कैसे इसको एक ब्लॉक है जिसका मास है 10 किलोग्राम। इस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड इन अपर डायरेक्शन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। म्यू के भी क्वेश्चन में इसने गिवन है 0.5। क्वेश्चन है, लिखें इसमें, फाइंड टाइम आफ्टर विच ब्लॉक विल स्टॉप, फाइंड टाइम आफ्टर विच ब्लॉक विल स्टॉप, ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट टाइम। तो देखिए कैसे इसको डील कर सकते हैं, वही FBD, सबसे पहला काम FBD आप बनाएं। अब मास 10 किलोग्राम है, तो अभी अपन ने ऐसा किया भी था, तो इधर कितना था 100 न्यूटन, ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है 37, तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा mg sin 37, दैट इज 60 न्यूटन। इधर क्या आ जाएगा इस डायरेक्शन में 80 न्यूटन। अच्छा, इधर क्या आ जाएगा, इधर नॉर्मल आएगा, और भी अब कहाँ जा रहा है, अप साइड में जा रहा है इंक्लाइन की ना, तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट होगा, डाउन साइड में। फ्रिक्शन इधर एक्ट हो रहा होगा, ये होगा फ्रिक्शन, इस सरफेस पे ऐसे एक्ट कर रहा होगा फ्रिक्शन, कितना F की, बराबर। अब देखिए इस डायरेक्शन में, मतलब परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, तो कोई मोशन हो नहीं रही है, तो फोर्स क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से n इक्वल टू यहाँ पे होगा
80 न्यूटन, n इक्वल टू 80 न्यूटन। अच्छा, सो एफ के भी अपन निकाल ही लेते। सो एफ के क्या हो जाएगा, म्यू के टाइम्स एन। तो म्यू के क्वेश्चन में दिया है उसने 0.5, तो 0.5 इंटू 80 दैट इज 40 न्यूटन हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, 40 न्यूटन। अब क्वेश्चन में जो पूछा है वो देखते हैं, बरोबर, कितने टाइम के बाद ये ब्लॉक रुक जाएगा। तो ध्यान से देखें, तो 60 न्यूटन और एफ के कहाँ है, डाउन द इंक्लाइन, और ब्लॉक कहाँ जा रहा है, अप द इंक्लाइन। तो ये दोनों मिलके क्या कराएंगे, रिटार्डेशन कराएंगे, ये दोनों मिलके रिटार्डेशन कराएंगे। क्यों, वेलोसिटी और ये दोनों फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, तो इन दोनों का एडिशन हो गया। तो क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 40 प्लस 640 कौन सा, फ्रिक्शन फोर्स, और ये mg साइन थीटा कितना 60 इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो कितना हो गया, ए आ गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, टाइम निकालना है हमें, तो कौन सी फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं आप इक्वेशन ऑफ मोशन में, कौन सी, v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। वी जीरो, यू कितना है, यू क्वेश्चन में दिया 10। अच्छा, इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते, अप द इंक्लाइन ना, तो कितना 10। अच्छा, ये जो एक्सेलरेशन आया है ये बेसिकली डाउन द इंक्लाइन आया है, तो इसको आपको नेगेटिव मानना होगा इनटू टी। सो टी इक्वल टू यहाँ से कितना बोलेंगे आप, 1 सेकेंड। क्लियर। अच्छा, फिर उसने पूछा कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये रुक जाएगा, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन भी लगा सकते हैं। अब देखिए थर्ड, जैसे इसमें अगर टाइम नहीं दिया होता तो आप डायरेक्ट टाइम नहीं, मतलब टाइम नहीं पूछा होता, सॉरी, तो आप थर्ड इक्वेशन लगाती अगर टाइम नहीं पूछा क्वेश्चन में। तो थर्ड इक्वेशन भी 0 है, u हमें दिया a और s वहाँ से कैलकुलेट हो जाता। चूँकि टाइम निकाल चुके तो अपन इसी को यूज कर लेते। u कितना है, u है 10 और t कितना 1 हाफ a माइनस 10 टी स्क्वेयर 1 स्क्वेयर, तो 10 माइनस 5 दैट इज 5 मीटर। तो ये 5 मीटर चल के रुक जाएगा। ठीक, चलो तो आज इतनी रहने दीजिए, थैंक यू।